नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों आप इस स्टेट या बीपीएससी टीआरई 3.0 यदि मित्रों में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे वाद्य का संपूर्ण जानकारी, मतलब वाद्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे उस प्रश्न का डीपली डिस्कशन हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, और टोटल जो है मित्रों आपको 66 MCQS प्रश्न हम लाए हैं और यह क्लास नंबर 7 बच्चों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पीडीएफ चाहिए तो हम बीच में क्लास लेते लेते कहीं पर अपना मोबाइल नंबर डाल छोड़ देंगे, जिससे आपको फायदा यह है कि आप उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिना समय गवाए हुए। आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर करिए। आज का पहला प्रश्न है, वादन के माध्यम के अनुसार वाद्य के कितने प्रकार माने जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम स्टार्टिंग में आपको बोले भी हैं कि आज के प्रश्न में हम लोग जिक्र करेंगे वाद्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि वादन के माध्यम के अनुसार वाद्य के कितने प्रकार माने जाते हैं। ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है और डी में आपका 7 है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि वाद्य के कितने प्रकार माने गए हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि वाद्य के कुल 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है तत्त है, घन है, अवनद है और सुशीर है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न है कि वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने से बचते हैं किस श्रेणी के वाद्य हैं। मतलब जो वाद्य जो है से चमड़ा से बच्चों आपको मढ़ा हुआ होता है मित्रों, और उस पर आघात करने से मतलब पीटने से, जोर देने से उस पर जो आवाज उत्पन्न होता है उस वाद्य को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए। ए में आपका तत्व, बी में वितत, सी में आपका घन है और डी में आपका सुशीर है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, केयर कीजिएगा बारीकी से। इस प्रश्न का आंसर बच्चों इसमें से कोई आपका सही नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अवनदवाद। क्या हो जाएगा? अवनदवाद, मतलब बी आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, बारीकी से केयर करिएगा कि वे वाद्य जो तंत्रियों से युक्त होते हैं और जिनके बजाने के लिए कौन गज या उंगलियों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, ए में आपका मित्रों ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, तत्ववाद, बी में विततवाद, सी में घनवाद, डी में आपका सुशीरवाद है। तो बताइए मित्रों किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वे वाद्य जो तंत्रियों युक्त होते हैं और जिनको बजाने के लिए कौन गज या उंगली का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। तो मित्रों को बताते चले किस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तत्काल आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा विततवाद। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। ठीक है, देखिए कि आपको जरूर बोलेंगे कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न आपका है कि अवनद या, ठीक है, आनद या अवनदवाद किसे कहते हैं। ए में आपका विततवाद को, बी में मित्रों आपका तत्ववाद को, सी में आपका सुशीरवाद को, डी में आपका घनवाद को। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि आनद या अवनदवाद किसे कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि विततवाद को ही अवनदवाद बोला जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपको क्या हो गया, एपल हो गया। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें और अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दें। वीणा, तंबूरा, सितार तथा वायलिन किस श्रेणी के वाद्य हैं। वीणा, तंबूरा, सितार तथा वायलिन किस श्रेणी के वाद्य हैं। ए में आपका तत् श्रेणी, बी में वितत श्रेणी, सी में आपका घन और डी में आपका सुशीर। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब तत्ववाद। ठीक है, तत्ववाद उसको बोलते हैं जिसको तार के माध्यम से ध्वनि निकाला जाता है और उस वाद्य में तार का प्रयोग भी किया हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्ववाद बोलते हैं। वीणा में भी तार होते हैं, तंबूरा में भी होता है, सितार में भी होता है, वायलिन में भी होता है। अगला प्रश्न पर केयर करिए। धातु या काष्ठ से निर्मित वाद्य जिसमें ध्वनि आघात जन्य होती है किस प्रकार के वाद्य है। ठीक है, मतलब वाद्य का जो 4 प्रकार बताए हैं वो चारों में से कौन सा ऐसा वाद्य है जिसको धातु से निर्मित किया जाता है और उस
और जैसे ध्वनि आघात के कारण, मतलब जब उस पर प्रहार किया जाता है तब जो है सो उससे ध्वनि निकलता है, ठीक है, उसको किस वाद्य के अंतर्गत रखा गया? ए में आपका तत् है, बी में वितत है, सी में आपका घन है, डी में आपका सुशीर है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि घन, ठीक है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिए कि मांझ, मंजीरा, करताल, घंटा, घुंघरा, जल तरंग, तबला आदि तरंगवाद किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। और यदि इसमें से कोई एक प्रश्न के यदि आंसर भी यदि आपको याद होगा तब तुरंत पकड़ लीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि झांझ, मंजीरा, करताल, घंटा, घुंघरू, जल तरंग, तबला आदि जो है आदि तरंगवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा घनवाद, ठीक है। तबला यहाँ पर से हटा दीजिए सिर्फ, बाकी सभी के सभी क्या है? घनवाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि डमरू, डफ, दुदुम्भी, ढोलक, मृदंग तथा तबला किस श्रेणी के वाद्य हैं? ए में आपका तत्, बी में वितत, सी में घन, डी में आपका सुशीर है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कि डमरू, डफ, दुदुम्भी, ढोलक, मृदंग तथा तबला किस श्रेणी का वाद्य है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट में तुरंत दीजिए, और नहीं याद है तो मित्रों मेरा आंसर का इंतजार करें। तो डमरू, डफ, दुदुम्भी, ढोलक, मृदंग तथा तबला किस श्रेणी के वाद्य हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि वितत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वितत का। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा, ठीक है मित्रों। वान का बिना रूपांतरण में किस काल में हुआ? वान का बिना रूपांतरण में किस काल में हुआ? ए में आपका ऋग्वैदिक काल, बी में वैदिक काल, सी में आपका गुप्त काल, डी में आपका जैन काल। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहें। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्र ऋग्वैदिक काल, मतलब ऋग्वेद काल। ये पहला आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। वेणुवंशी शहनाई, नाद होगा, नाद स्वरम, नस्तरंग, क्लोरियोनेट जैसे वाद्य किस श्रेणी में आते हैं? ए में आपका सुशीर, बी में वितत, सी में घन, डी में आपका तत् है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए, सुशीरवाद हो जाएगा। सुशीरवाद उसको बोलते हैं जो एयर के माध्यम से बजा करके उसे ध्वनि निकाला जाता है, वैसे वाद्य को सुशीरवाद के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, रामायण तथा महाभारत काल किस विद्या के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कालखंड है? रामायण तथा महाभारत काल किस वाद्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कालखंड है? ए में आपका बीना है, बी में मृदंग है, सी में आपका विक्री है, डी में आपका कर्कटिका है। तो मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर लगातार देते रहें। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको मृदंग बोला गया है। क्या बोला गया? मृदंग कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। प्राचीन काल में वीणा होगा, प्राचीन काल में वीणा का एक प्रकार कौन सा था जिसे प्राय अंतःपुर राजस्त्रियों के द्वारा बजाया जाता था? ए में पटा है, बी में पुष्कर है, सी में बल्कि है, डी में आपका भेरी है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर फटाफट देते रहें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है कि वल्की वीणा। क्या हो जाएगा? वल्की वीणा, ठीक है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। प्राचीन काल में भेरी तथा दुदुम्भी जैसे वाद्य शासकीय घोषणा प्रस करने के अलावा और किस कार्य की सूचना देने के लिए बाजार जाए जाते हैं? ए में आपका है नृत्य, बी में संधि, सी में है युद्ध और डी में है उत्सव। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, युद्ध क्षेत्र के लिए, ठीक है। युद्ध के बारे में सूचना देता है। अगला प्रश्न मित्रों कि पाणिनि, पतंजलि, कौटिल्य, भास तथा शूद्रक के
पथों में तत्कालीन ध वादन कला पर प्रकाश डाला गया है। इस काल तक विभिन्न पदों का सामूहिक वादन किया जाने लगा था, जो आधुनिक वाद्य वृंद के रूप के समान। यह बताएं कि वाद्य वृंद के लिए उस समय प्रचलित क्रिया को क्या कहा जाता था। ए में आपका तुर है, बी में आलिंग है, सी में भ्रमरी है, डी में आपका कोष्ठी है, संगोष्ठी है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, आपको केयर कीजिएगा। मतलब एप्पल मतलब तुर्य उसको कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। वह बौद्ध तथा जैन काल में वल्की भारी सडभारी कचहथी किस प्रसिद्ध वहां के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। ए में आपका मृदंग है, बी में आपका पखावज है, सी में आपका बीना है, डी में आपका दुदुधी है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा वीणा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों, ये पुंगी, नड़, चोंगी, अंतर, रावण हत्ता किस प्रांत के लोग हैं। ए में बिहार, बी में राजस्थान, सी में मैसूर, डी में आपका हिमाचल प्रदेश। तो मित्रों बताइए कमेंट्स में आंसर देख करके कि पुंगी, नड़, चोंगी, अंतर, रावण हत्ता किस प्रकार के लोग हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि भारत कालीन वाद्य में पुष्कर या त्रिपुष्कर किस वाद्य को कहा जाता है। भरत कालीन वाद्यों में पुष्कर या त्रिपुष्कर किस वाद्य को कहा जाता है। ए में आपको बोलक, बी में मृदंग, सी में वीणा, डी में आपका चित्र है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मृदंग, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रों। गुझे, उकोली, दमामा, काली, मुखरी, हुलक किस राज्य के लोग हैं। ये में आपका राजस्थान है, बी में बिहार है, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में उड़ीसा। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि गुझे, उकोली, दमामा, काली, मुखरी, हुलक किस राज्य के लोग हैं। तो मित्रों आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से क्लियर करिए, ऑप्शन नंबर सी। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें है ही नहीं, मतलब गुजरात होगा। क्या हो जाएगा, गुजरात। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि सुकरात ने सिकंदर से कहा था कि जब वह भारत से आए तो 3 चीजें लेकर का, ठीक है। एक तो ज्ञानी गुरु, दूसरा गंगा जल, और बताएं कि तीसरा चीज कौन सी थी जिसे लाने को कहा गया था। ए में आपका भारतीय बांसुरी, बी में सितार, सी में आपका भारत, और डी में आपका कोई भी इसमें से सही नहीं है। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्त्री, ठीक है। इस प्रकार मित्रों बारीकी से प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 2 तार वाले अरब के बराबर में साइड बॉक्स के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। ए में आपका सिंह है, बी में हाथी दांत है, सी में आपका कछुए की पीठ है, डी में आपका शंख है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 2 तार वाले अरब के, ठीक है, रबाब में साउंड बॉक्स के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका यदि याद है तो कमेंट्स में लगातार आंसर दिया कीजिए। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि न्यूबिया के नरभक्षी लोगों का एक वाद था किसार उसमें साउंड बॉक्स के लिए किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे। ए में आपका ऑप्शन है सिंह, बी में हाथी दांत, सी में संघ, डी में मरवाड़ी। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत सोच दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। प्रश्न मित्रों के देव मंदिरों में विविध वाद्यों का प्रयोग दुर्गा पूजा अर्चना के लिए किए जाना परंपरा है, किंतु कुछ वाद्यों का वादन विशेष देवी देवताओं से संबंधित मंदिरों में निषिद्ध है। प्राचीन काल के अनुसार शिव मंदिर में झलक, सूर्य मंदिर में शंख, ब्रह्मा मंदिर में ढक्का, लक्ष्मी मंदिर में घंटा बजाना निषेध है। तो बताएं कि दुर्गा मंदिर में किस वाद्य को नहीं बजाना चाहिए। ए में आपका घंटा, बी में बांसुरी, सी में शंख और डी में आपका ढोलक है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बांसुरी बजाने पर बैन लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, बारीकी से क्लियर करिएगा कि शास्त्रानुसार सूर्योदय के समय शंख बजाने का निषेध है, तो सूर्यास्त के समय किस वाद्य को नहीं बजाना चाहिए। मतलब सूर्योदय के समय शंख जैसे नहीं बजाना चाहिए, उसी प्रकार सूर्यास्त के समय कौन सा वाद्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर ए में है घंटा, बी में शंख, सी में नगाड़ा, डी में आपका बांसुरी। तो आपको बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा, इसका आंसर आपको दे रहा है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब नगाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर। पाश्चात्य वाद्य की तरह भारतीय वाद्य की भी 3 श्रेणियां हैं। पहली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरी विंड इंस्ट्रूमेंट तथा तीसरी प्रेक्यूशन। यह बताएं कि तीसरी प्रकार के वाद्य भारतीय वाद्यों की किस श्रेणी से संबंधित है। ए में आपका तत् है, बी में वितत है, सी में सुशील, डी में आपका घन है। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, इसको घन के अंतर्गत रखा गया डी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि मैंडोलिन तथा गिटार शरीर के किस अंग से बजाए जाते हैं। मैंडोलिन तथा गिटार शरीर के किस अंग से बजाए जाते हैं। ए में आपका पैर है, बी में कान है, सी में उंगली है, डी में आपका नाक है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उंगली। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निम्नांकित में कौन सा वाद्य फूंक मारकर बजाया जाता है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है। आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर देना चाहिए कि निम्नांकित में से कौन सा वाद्य फूंक मारकर बजाया जाता है। ए में आपका बांसुरी है, बी में गिटार है, सी में मेडोलिन है, डी में आपका पियानो है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर बांसुरी क्या है, फूंक कर बजाया जाता है। अगला प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रिय वाद्य कौन सा था। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है गिटार, बी में बांसुरी, सी में वायलिन, डी में आपका पियानो है। तो बताइए कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस प्रकार के वाद्य का किसके बारे में मतलब बता रहे थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों कि ईस्वी पूर्व 13वीं ईस्वी पूर्व में अमीर खुसरो ने पार्सियन वाद्य उदय के आधार पर एक एवं तत्कालीन त्रितंत्री वीणा में यथोचित परिवर्तन करके किस वाद्य का आविष्कार किया गया। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है विचित्र वीणा, बी में सरस्वती वीणा, सी में सहना, डी में आपका सितार। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सितार आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों कि सितार बजाने के लिए दाहिने हाथ की उंगली में लोहे का त्रिकोणाकार उपकरण पहना जाता है, उसे क्या कहते हैं। ए में आपका मिजराब है, बी में अंगूठी है, सी में तंत्री, डी में आपको यंत्री है। तो मित्रों बताइए फट से कमेंट्स में आंसर कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चलें इस सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर सुमिजराब के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मस्जिद खानी और रजा खानी
मसीद खानी और रजा खानी किस वाद्य के बाज या वादन शैलियां हैं? ए में आपका गिटार है, बी में वीणा, सी में सितार है, डी में आपका सरोद है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, सितार। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि मसीद खानी गत का संबंध विलंबित लय से है, जो फिरोज खानी गत में किस लय या तोड़े बजाए जाते। ए में आपका द्रुत है, बी में तीव्र, सी में विलंबित है, डी में आपका मध्य है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ये पल को द्रुत लय के अंतर्गत रखा गया है। मित्रों थोड़ा सा स्लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शादी में बहुत ज्यादा बिजी थे, शादी अब खत्म हो चुका है। क्लास को मद्देनजर रखते हुए वीडियो जैसे अपडेट करने पड़ रहा है, अतः आप क्लास को अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन किए हुए रहें। पहला प्रश्न अगले प्रश्न है कि गायन की संगति, ध्यान दीजिएगा, गायन की संगीत के लिए कौन सा साथ है सबसे अधिक उपयुक्त है। ए में आपका सितार, बी में सरोद, सी में वीणा, डी में आपका सारंगी। तो बताइए मित्रों किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारंगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रों कि अली अकबर खां के वंशज विश्व प्रसिद्ध अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां किस बाएं के वादक हैं। ये में आपका स्थान, बी में वीणा, सी में सितार, डी में तबला। तो मित्रों को बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तबला हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब में सिख बनियों की संगीत के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जा रहा है। ए में रवान, बी में सिंदूर, डी में उफ, डी में आपका मित्रों इसराज है। तो बताइए मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, वीणा। एप्पल कहने का मतलब क्या है, वीणा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर जो दे रहा है मित्रों केयर करिएगा बारे किसी से। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। ठीक है मित्रों, धातु के तार वाले वाद्यों से वीणा विकसित हुई, कोतवाले वाद्यों से किस वाद्य का रूप विकास हुआ है। ठीक है, ये में आपका रुद्र वीणा, बी में है रवाब, सी में सितार, डी में आपका दिलरुबा। तो मित्रों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो कमेंट में आंसर दीजिए या फिर तुरंत आंसर लिख कर दिया कीजिए ताकि हम आपको देख सके कि आपका तैयारी कितना जोर शोर से चल रहा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बारीकी से। सभी प्रश्नों में कुछ आपको हम समय छोड़ दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा, उसको रवाब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, इस रात से मिलता जुलता वाद्य कौन सा, मतलब कौन सा ऐसा वाद्य है जो इस रात के समान इस रात से मिलता जुलता है। ए में गिटार है, बी में शहनाई में, सी में सितार है, डी में आपका दिलरुबा है। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उसको दिलरुबा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि सूरबीन किस क्षेत्र का वाद्य है। सूरबीन किस क्षेत्र का वाद्य है। ए में आपका पाश्चात्य, बी में दक्षिणात्य, सी में पूर्वांचल और डी में आपका उत्तरी। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सूरबीन किस क्षेत्र का वाद्य है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दक्षिणित्य, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खां के पुत्री कौन थी। जहाँ, ठीक है, कौन थी तथा पंडित रविशंकर को पली श्रीमती अन्नपूर्णा
शंकर, ठीक है। सी में अन्नपूर्णा शंकर किस वाद्य की कलाकार है? ए में बीना है, बी में सितार है, सी में आपका सुरबहार, डी में आपका सूरसागर है। तो मित्रों कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मतलब सूरबहार, ठीक है। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो इसका आंसर हम बता दिए आपको। इस प्रश्न का आंसर क्या है मित्रों? सूरबहार, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। वंशी की भांति किस वाद्य में 7 स्वरों के छिद्र होते हैं? वंशी की भांति किस वाद्य में स्वरों के 7 छिद्र होते हैं? ए में शहनाई है, बी में गिटार है, सी में से सुंदरी है, डी में हारमोनियम है। तो मित्रों को बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। शहनाई में 7 छिद्र होते हैं, मतलब हॉल एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण के किस वाद्य की धुन पर गोपियां मुग्ध हो जाती थी? ए में वीणा, बी में बंसी, सी में मृदंग, डी में आपका मंजीरा। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बड़े दुख की बात है कि भगवान श्री कृष्ण के किस वाद्य की धुन पर गोपियां मंत्र मुग्ध हो जाती थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बंसी, मतलब बांसुरी। ऑप्शन बी क्या है आपका? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों में गायन, वादन तथा नृत्य तीनों के 7 स्वर देने के लिए एवं श्रुति शुद्धता और षड्ज स्वर के स्थायी ठीक स्थिरता के लिए किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ए में आपका है वेला, बी में आपका तानपुरा, डी में सितार, डी में आपका है वीणा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बारीकी से तो उसको तानपुरा बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा, ठीक है मित्रों, कि पंडित रविशंकर किस वाद्य के प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात वादक थे? ए में सरोद, बी में सुरबहार, सी में सितार और डी में आपका सारंगी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तत्काल दीजिए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से। तो मित्रों को बताते चले कि पंडित रविशंकर जो है आपको सितार वादक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कांसा निर्मित गोलाकार ऊंचा स्कंध, ठीक है, ऊंचा स्कंध छोटी थाली की आकृति को यह विशेष धन बांध कौन सा है जिसका व्यवहार मुख्यतः मांगलिक एवं पुष्टार्जन में होती है? ये में आपका कैसर या कोसी, बी में है करताल, सी में है झांझ और डी में है झाल। तो मित्रों आप कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, बारीकी से क्लियर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब कोरस या कोसी, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कांसा तथा पीतल निर्मित झांझ का छोटा रूप जिसे मृदंग की संगीत से बजाया जाता है तथा कीर्तन गीत का यह अत्यंत प्रधान मान है, कौन सा है? ए में कीर्तन, सॉरी ए में आपका बोलक, बी में तबला, सी में करताल, डी में आपका झांझ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा बारीकी से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा मित्रों, वह कौन सा वाद्य है जो वर्माच्छादित मुंबई के साथ एक बांस लगाकर उसके ऊपरी भाग में खूंटी लगाकर बनाए जाते हैं तथा इस प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ध्वनि उत्पन्न हो सकते हैं सितार है, बी में करताल एक तार, सी में करताल, डी में आपका सारंगी। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, बॉल मतलब एक तारा, ठीक है। आंसर क्या है? बॉल है मित्रों। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि तानपुरे के 4 तारों में प्रथम पंचम से मिलाए जाते हैं तो शेष तीनों तार की किस स्वर से मिलते हैं? ए में सा, बी में रे, सी में आपका म और डी में आपका नी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सा। ये पल आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। सन 1944 ईस्वी में फ्रांस के अलेक्जेंडर ने किस वाद्य का
आविष्कार किया था? ठीक है, ए में गिटार है, बी में पखावज है, सी में माउथ आर्गन है और डी में आपका हारमोनियम है। ठीक है, तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, केयर करिएगा ऑप्शन नंबर डी हारमोनियम। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि लोहे के दो खंडों से निर्मित वह घन वाद्य किसका व्यवहार कंसरकर बाएं के रूप में और भजन गान के रूप में। ठीक है मित्रों, भजन गान में एकांकी वादन के रूप में होता है और कोई कोई युगल रूप में दोनों हाथों से बजाए जाते हैं, वह कौन सा वाद्य है? ए में करताल है, बी में खरताल है, सी में झांझ है और डी में आपका खंबड़ी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झांझ, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा उपजातीय क्षुद्र व्यास काल कला वह कौन सा कला है? कला सा वाद्य की, ठीक है, वाद्य है जिसका व्यवहार भूल के नीचे के साथ नहीं किया जाता है, उसको बच्चों क्या किया जाता है? ए में झांझ, बी में झाल, सी में वेणु, डी में खैवदी। तो मित्रों आपको बताते चले कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में खैवदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। ठीक है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा मित्रों कि चीनी मिट्टी के विभिन्न प्यालों, ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि चीनी मिट्टी के विभिन्न प्यालों में जल के परिमाण के कार्यक्रम अधिक होने से स्वर ध्वनित होने वाले वाद्य कौन सा? ए में काष्ठ तरंग, बी में जल तरंग, सी में जग झंप और डी में आपका टिकारा। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल तरंग। अगला प्रश्न मित्रों कि कांसा मिश्रित पीतल अथवा लोहे निर्मित कौन सा वाद्य है जो मंदिरों में झूलता रहता है तथा देव दर्शन आकांक्षी मंदिर में प्रवेश करते समय बजाया जाता है? उसको घंटा बोलते हैं कि करताल बोलते हैं कि झाल बोलते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, कि खरताल बोलते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से केयर करिएगा। ये पर मतलब उसको घंटा बोला जाता है। तो देखते हो कि जब भी मंदिर में हम लोग प्रवेश करने वाले होते हैं तो मंदिर के दरवाजा पर घंटा लगा हुआ, तो उसको हम लोग पीट करके मतलब आवाज निकाल कर ही मातेश्वरी के दरबार में हम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों एक भारतीय ग्राम वायजी महादेव को अत्यंत प्रिय है, यह क्या है? ए में डफ, बी में बोल, सी में मृदंग, डी में आपका डमरू है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें, ऑप्शन कर। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, केयर करिएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब डमरू। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिए कि टाइसो कोडो वह वाद्य है जी जो, ठीक है, जापान से भारत आया, इसमें टाइपराइटर के समान चाबियां होती है, भारतीय वादकों ने इसे क्या नाम दिया? ए में वायलिन, सी में गैगवेनु और सी में आपका है बुलबुल तरंग और डी में है वेनु। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुलबुल तरंग। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार भारतवर्ष में शंख नित्य प्रयोजनीय है उसी प्रकार स्कॉटलैंड वासियों के लिए कौन सा वाद्य नित्य प्रयोजनीय वाद्य है? ए में हारमोनियम, बी में वैग पाइप, सी में गिटार, डी में आपका पियानो है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैग पाइप। ठीक है, वैग पाइप। अगला प्रश्न है कि मांगलिक व पूजा अनुसंधान में बजने वाले वह अवनद वाद्य जिसके दो मुख चम्र, ठीक है, चर्म आच्छादित रहते हैं, क्या कहलाता है? ए में डफ, बी में तंबूरा, सी में बोल और डी में आपका हारमोनियम है। तो मित्रों कमेंट्स पर तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आपको हो जाएगा, उसको बोल बोला जाता है, क्या बोलते हैं? बोल। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है
कि वाज के तार पर बाहर से प्रहारित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका ऑप्शन है आरोह, बी में आकर्षक, सी में आपका आकर्षक और डी में विकर्षक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको आकर्षक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। वाद पर स्वरों के उतरने तथा वाज के तार पर अंदर से बाहर की ओर प्रहार करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका अवरोहन है, बी में आपका अनाघात है, सी में आपका अपवर्षण है और डी में अवधान है। तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकर्ष। तो मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करिएगा। एडल्फ सैक्स नामक एक व्यक्ति ने, ठीक है, सन 1840 में किस वाद्य का आविष्कार किया जो सुशील श्रेणी का पीतल निर्मित यूरोपीय वंशी जातीय वाद्य है। ए में आपका वैग पाइप, सी में बैंजो, बी में बैंजो, सी में आपको मेंडोलाइन और डी में आपका है सैक्सोफोन। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का एक मतलब है कि मेंडोलिन, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। वाद्य वादन की एक विशिष्ट विधि जिससे गमक उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। ए में आपका तान है, बी में खड़का, सी में मुर्गी, डी में आपका जमजमा है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वाद्य वादन की एक विशिष्ट विधि जिसमें गमक उत्पन्न किया जाता है क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उसको जमजमा बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक आघात में एक अधिकार स्वर बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका एक घाती, बी में प्रतिघाती, सी में कीर्तन, डी में आपको करण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्तन उसको बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। वीणा का वह सिरा जिसमें तंत्रिया बांधी जाती है क्या कहलाती है। ए में आपका उपना है, बी में कुर्सी है, सी में खूंटी, डी में आपका दंड है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए। और जैसा कि हम बोले थे कि सबसे अंत में हम एक नंबर देंगे जिससे आप संपूर्ण कोर्स खरीद सकते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको उपनाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवनद वाद्य, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कि अवनद वाद्यों पर किया जाने वाला आघात या थाप क्या कहलाता है। ए में आपका प्रसार है, बी में प्रहार है, सी में आपका निकास है, डी में आपका निष्पादन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसको प्रहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रहार बोलते हैं। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। अगला प्रश्न मित्रों कि वाद्य की गुंज बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। वाद्य की गुंज बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका तान है, बी में आपका है मित्रों ऑप्शन जबारी खोलना और सी में है आलाप और डी में है जिगर। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। वाद्य की गुंज बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जबारी खोलना, ठीक है। मतलब जबारी खोलना मतलब प्रेशर देकर के आवाज को बाहर निकालना। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि गीत और वाद्य के पूर्णतः आपस में मिल जाने के गुण को क्या कहते हैं। मतलब गीत और वाद्य आपस में मिल जाए उसको क्या बोलते हैं। ए में समरस, बी में समांगी, सी में रक्त और डी में औद्योगिक। तो मित्रों आप बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपको बताते चले मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, उसको रक्त बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या है, सही है। गीत और वाद्य के संपूर्ण आपस में मिल जाने की क्रिया क्या कहते हैं, तो उसको रक्त बोला जाता है। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। यह मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि तंत्री का शिथिलीकरण या, ठीक है, स्वर को उतरने की क्रिया को क्या कहते हैं। मृदुत्व, सिधुत्व, आरोह, ठीक है। आरोह और डी में आपका है मेलत्व और सी में आपका और आरोहत्व, ठीक है। और बी में सीधेत्व और ए में मृदुत्व। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल मृदुत्व। तो यदि आप इस चैनल पर बच्चों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कर दिया कीजिए।
और सभी बच्चे एक साथ कोशिश कीजिए कि कमेंट्स में आंसर दिया करें। मित्रों, जैसा कि हम बोले थे कि अंत में एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, यह मेरा मोबाइल नंबर है। सब कांटेक्ट कर करके आप हमसे स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस मतलब किसी भी स्टेट का यदि म्यूजिक का प्रश्न हो तो मित्रों आपको जो है से हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपका रिजल्ट 100% निश्चित तरीका से हो जाए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।